अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि 41 अरकान कौमी असेंबली के सर्टिफिकेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, हमारे सामने पीटीआई बतौर इदारा मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने के बाइस कोई अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा किसके जारी करदा सर्टिफिकेट को तस्लीम किया जाएगा, इस हवाले से अबहम है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पीटीआई एक पार्लिमानी जमात की हैसियत इख्तियार कर गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को खुश आइंद करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हुकूमत को हदफ तनकीद उन्होंने एक तो बनाई और कहा कि हुकूमत के छक्के छूट गए हैं और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ऐसे में आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि नए इंतखाबात की तैयारी शुरू करें। इससे कबल पीटीआई के रहनुमा असद कैसर भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत होगी। तमाम हालात वाक़ियात का जायजा ले तो लग ऐसा रहा है कि पीटीआई की गुड्डी एक बार फिर चढ़ रही है। इन हालात के तनाजुर में पीटीआई छोड़कर जाने वाले बहुत से रहनुमा वापसी के लिए सर तोड़ कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनकी वापसी की शदीद मुखालफत सामने आ रही है और जमात के कायदीन का कहना है कि मौजूदा हालात में जमात को छोड़कर जाने वालों की वापसी मुमकिन नहीं है। किस तरीके से ये वापसी होगी, अगर हो सकती है, क्या ये जो लोग हैं जो छोड़कर गए थे अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, क्या वो बेनिफिशियल हो सकते हैं पार्टी के लिए इस सूरत हाल के अंदर, जहां पर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि पार्टी की जो अपनी हिकमत अमली है वो कुछ डावाडोल है, वो कोई उतनी क्या कहना चाहिए सॉलिड नहीं है। तो थोड़ा सा इन इशूज़ पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम इस वक्त जो तर्ज हुकूमत है, जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कुछ आपस के मामला हैं उन पर भी राय लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी करीब में बहुत सरकर्दा रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद आपका आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू आर वेल, यू लुक वेल माशाल्लाह से। लेकिन मुझे ये बताइए कि वेल के साथ साथ ये जो आप एक्टिव हुए अचानक से, इसके पीछे क्या कोई मुहर्रिकात या फैक्टर्स हैं? क्योंकि इसको लेकर आपको पता है हमारे मुल्क में हर चीज़ पे कयास सराई शुरू हो जाती है, तो कह रहे हैं जी कोई सिग्नल मिला है, कोई इशारा हुआ है, क्यों अचानक आ भी गए और फिर इतना बोल भी रहे हैं? मेरा ख्याल है ये तो वो लोग बात करें ना जो कि मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, या पता नहीं शायद आप छुट्टी पे रही हो, क्योंकि मैं तो जब से जेल में था, जब मैं बाहर आ रहा हूँ वही बातें उस वक्त कर रहा था, वही बातें अब कर रहे हैं। सिर्फ ये था कि चूँकि जमानतें वगैरह थी, बाहर निकल के तो टीवी नहीं उस वक्त कर सकते थे। अब जब थोड़ा सा ये जमानत वगैरह हो गई है तो टीवी के ऊपर जो है आवाज़ आ रहे हैं। और इससे पहले एक माहौल था, जाहिर है उसमें जाहिर है मीडिया को भी इजाज़त रही थी। अब तो आप भी पीटीआई की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा लेते हैं, हाँ। तो एक थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट हुई है, जाहिर है, तो उससे भी फ़ायदा जो है वो हुआ। नहीं, छुट्टी पर मैं नहीं थी, छुट्टी पर वैसे बीच में आप थे, उसकी रीज़न आपने खुद बता दी है कि क्या थी। सवाल पूछने का मकसद ये है कि एक होता है जब आप बीच में कहीं ना कहीं नजर आते थे तो जाहिर आप अपने मामलात में घिरे हुए थे उस वक्त, उसके हवाले से बात करते थे। फिर एक ट्वीट आया जिसमें कहा कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उस ट्वीट को भी खैर आपने एक्सप्लेन किया है अपने रिसेंट इंटरव्यूज़ के अंदर। उन चीज़ों को जो आप ऑल ऑफ अ सडन एक्सप्लेन करने लग गए हैं कि किसने ट्वीट किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे लोग थोड़ा सा क्यूरियस हैं शायद। नहीं, अब 7 महीने भी गुजर गए ना, वक्त भी गुजर जाता है, रोजाना नया पानी होता है, नए इवेंट्स होते हैं, नई जगह होती है, नई स्पेसेस पैदा होती हैं। पॉलिटिक्स तो फिर हालात ही का नाम है। सही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी कितना बड़ा एजेंडा है आपकी फहरिस्त के अंदर? कल तैमूर झगड़ा साहब हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन फवाद चौधरी इज ट्राइंग टू हार्ड, ये नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारे कारकुनान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तैमूर झगड़ा का तो मुझे नहीं पता खुद भी पीटीआई में है या नहीं है, क्योंकि अली मीन गंडापुर तो उनके बारे में और राय रखते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी तो, मैं तो पीटीआई में ही हूँ और मैं तो पीटीआई छोड़ के कहीं नहीं गया, तो जाहिर है कि हम तो इमरान खान के साथ है। बाकी जाहिर है कि तो केपी का कोई इशू होगा या इनके होंगे, वो तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की। अच्छा, जो आपकी अच्छा वैसे आपने क्योंकि तैमूर झगड़ा का, आपको क्यों लगता है वो पार्टी में नहीं है? वो तो आजकल बड़े टॉक शोज पे आते हैं, पीटीआई के पूरे मौक़िफ़ को डिफेंड करते हैं। उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती है ना अपनी, वो तो पार्टी में वैसे ही मेरा ख्याल है पीटीआई में तो हर किसी से आजकल लड़ाई चल रही है जी। वो तो बस फिर आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है, बस इसमें क्या। अच्छा, जो बात कर रहे हैं ना अभी हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आपने कहा कि मैं हमेशा पार्टी का हिस्सा था, बल्कि जो आपकी ट्वीट है वो बड़ी कैटेगोरिकल है। उसके अंदर आपने सिर्फ ये कहा कि आप पार्टी ओहदा छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं की, बट यू डिड से कि मैं इमरान खान के साथ आई एम पार्टिंग वेज विद इमरान खान। वो ट्वीट भी एक्सप्लेन कर दी है, अब बड़ी बार बार उसको भी क्या एक्सप्लेन करें।
अच्छा, तो फिर पूछने वाले ये सवाल भी करते हैं कि आपने कहा कि ट्वीट किसी ने भी की हो सकती है, आपने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि की करवाई गई या की गई मेरे फ़ोन से, ये एक अलग बहस है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी वापसी हो जाती है या आप एक्टिवली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं पार्टी के अंदर, तो क्या इस बात से बईद है कि दोबारा आपका फ़ोन कोई और इस्तेमाल नहीं कर लेगा? कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं आपका फ़ोन भी कोई और इस्तेमाल कर ले, वो तो देखें, आपको थोड़ी पता होता। पाकिस्तान में तो वाकई हालात का नहीं पता होता, लेकिन उसकी कितनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मेरी वैसे फिलहाल, क्योंकि मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी कम है, आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। वो तो पाकिस्तान में पॉसिबिलिटीज तो होती हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। काफ़ी समा जो है वक्त सबसे बड़ा हीलर होता है। हाँ। वक्त क्या, अब वो वक्त जो है अभी एक आई वुड से कि मामलात को हील करने का है, आगे बढ़ने का है और आगे की बढ़ने की कुछ सही करने का है, कोशिश करने का है। देखिए ना, 2 साल होते हैं, काफ़ी थे जिन प्रेमिसेस के ऊपर ये सारा सिस्टम खड़ा किया गया। मसलन पहले ये कहा गया कि इमरान खान जो 30 दिन जेल में नहीं निकाल सकेंगे, तो इमरान खान जो है वो अब नहीं टूटे। फिर उसके बाद अगला बात कही गई कि जी ये अपना वेस्ट इतना खिलाफ है कि $100 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा गया कि जी अरब कंट्रीज बड़े खिलाफ हैं, वहाँ से डॉलर आ जाएंगे, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। पार्टी टूट जाएगी, 8 फरवरी को पार्टी जो है वो बिल्कुल खड़ी हो गई। तो अब ये सारे काम कर लिए हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई इमरान खान का अल्टरनेट नहीं मिल रहा, पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो जाहिर है कि सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। और इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर, पीटीआई की इंक्लूजन के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा अभी मेरी तो यही होगी कि कोशिश यही है कि एक मामला जो है वो आगे बढ़े और इमरान खान जो है उनको जेल से जाली केसेस में वो अरेस्ट हैं। आज भी आपने देख लिया हाई कोर्ट का जो फैसला आया। तो इस तरह के केसेस से इमरान खान जो है उनको जाली तरीके से, उनकी बेगम को जाली तरीके से जेल में रखा हुआ है, उसके अंदर एक जो है वो आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, आपने भी जो स्पेकुलेशंस होती है ना, कुछ कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, ये होने वाला है, ये हो जाएगा, उसके अंदर आपने भी अपना हिस्सा डाला। आपने कहा कि 50-55 सीट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे और हुकूमत जो है वो अपनी मेजॉरिटी खो देगी। अच्छा, टू दिस इफेक्ट असद कैसर साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि दिसंबर तक का वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आ रही है। आपको एक तो ये बताइए कि बेस्ड ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये कि जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक हुकूमत आ सकती है या आ जाएगी, आपको भी कुछ तरह के आसार लग रहे हैं? देखिए ना, उसमें बड़ी सिंपल बात है ना कि जो एक इशू है, इस वक्त 120 के करीब सीटें हो गई हैं पीटीआई की और जेयूआई की। 40 सीटें इस वक्त जो हमारी जो पार्लिमान है उसमें हुकूमत को घर भेजने के लिए 166 नशिस्तों की ज़रूरत है। और अगर ये 40 सीटें जो हैं, अगर ये जिस तरह अभी नज़र आ रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल नहीं बदले और यहाँ पे जो सीटें हैं वो खुल रही हैं, इस्लामाबाद में खुलती हैं, तो ये तो एक ओपन एंड शट केसेस हैं। तो 40 सीटें अगर जो हैं वो पलटती हैं तो फिर जाहिर है कि 170 सीटों के साथ फिर पीपल्स ये पीटीआई और जेयूआई हुकूमत बनाने की कोशिश उसमें आ जाते हैं। और जाहिर है कि फिर एक मामला और होगा, फिर वो जैसा आज तो इमरान खान ने कह दिया कि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा ये सिस्टम जब डिस्टेबलाइज हो जाता है, ये चला जाता है, तो फिर तो जाहिर है नए इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है और पीटीआई अपनी हुकूमत भी बना सकती है। अच्छा, नए इलेक्शन पर भी मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये जो भी आपने बात की ना सीट्स, रिजर्व सीट्स, और वो जो आप नंबर गेम की बात करें, इलेक्शन कमीशन तो बच करता हुआ नहीं नजर आ रहा, वो दे आर नॉट विलिंग टू गिव इन। वो तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि हमारी रहनुमाई करें कि इन लोगों को कैसे हम पीटीआई का शो करें। 41 अरकान के लिए उन्होंने कहा है, तो वो तो अभी भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है इलेक्शन कमीशन। फैसला मान लिया है, उसकी वजह यह है कि देखिए ना 39 सीटें वो जिनके ऊपर पीटीआई ने टिकट देना था वो टिकट तो उन्होंने मान लिया, 39 सीटें तो हो गई इनकी। अब 41 सीटों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि जब ये जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कमीशन या पीटीआई अगर किसी में कोई कंफ्यूजन है तो किसी भी एक जज से जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है फैसले का, उससे वो बात कर लें और उससे वो फैसला ले लें। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा ये है कि हमने किसका सर्टिफिकेट मानना है, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पूछा है। तो वो तो अब बड़ा सिंपल हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट कर दी पीटीआई की, तो अब और उसके जो लीडर है वो अभी जरताज गुल है, तो अब जो जरताज है उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसको इलेक्शन कमीशन ने मानना है। तो हम तो इसमें कुछ भी नहीं है।
तो जो वो 41 लोग जो हैं उनकी सर्टिफिकेट्स देखे ना, पहले क्या हो रहा था यास्मीन के, ये कह रहे थे कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, लोग ही नहीं आएंगे। अब 41 में से 38 लोगों के सर्टिफिकेट जमा हो गए हैं, 3 जो है वो मुल्क से बाहर है। अब इन 38 लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो मानना है जरताज ने, बिकॉज वो पार्लिमानी लीडर है, और उसके ऊपर जो है आपने 38 सीटें जो है और दे देनी है। तो ये तकरीबन इस वक्त 77-78 तो जो है वो ये बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो सिंस यू आर अ लॉयर आल्सो, तो आपके इस ओपिनियन से ये अखज़ कर लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इफेक्टिव एक्टिव पार्लियामेंट्री पार्टी है अब? वो तो इलेक्शन कमीशन ने आज मान लिया ना, उन्होंने आज अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उन 39 अरकान जो हैं उनका नाम डिस्प्ले कर दिया है, और अब वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी। और ये लोग जो आज़ाद थे उनको अब वो पार्लिमानी पार्टी अपना डिक्लेयर कर देगी, तो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन क्विकली ये कमेंट भी कर दें, क्योंकि अगेन मैं आपका थोड़ा सा इस पे लीगल वो भी लेना चाह रही हूँ, ओपिनियन भी, कि ये एक डिस्कशन रही है और कोर्ट्स के अंदर से हमने देखा कि ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स भी टू दिस इफेक्ट आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से खुद गलती हुई है। इलेक्शन जीतने के बाद वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेते, सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन ना करते, ये कन्फ्यूजन ही ना होता। ये पॉसिबल था गिवन द सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर वो उस वक्त ऑपरेट कर रहे थे? आपके ख्याल में लीगल एरर हुआ है पीटीआई से? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मैं तो जब भी बाहर 9 फरवरी को इलेक्शन हुआ है तो 12-13 को जो मेरी पेशी थी मैंने उस पर एग्जैक्टली यही बात कही कि अब पीटीआई को बजाय इसके कि वो किसी और पार्टी में शामिल हो, उन्हें अपनी जो पार्टी है वो बनानी चाहिए, अपनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। तो लेकिन बहरहाल ये इनको इलेक्शन कमीशन ने डरा दिया हुआ था कि जी अगर आप ये करेंगे तो हम मानेंगे नहीं और ये वो नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के डराने धमकाने के ऊपर पीटीआई जो है वो दूसरी एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उन्होंने बना ली, वो उधर चले गए। अदरवाइज तो आपकी बात ठीक है कि उन्हें चूंकि पार्टी तो बाद में, जिस तरह आपको मालूम है कि जो ये प्रोसीडिंग्स हुई इसमें जब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से पीटीआई को पार्टी नहीं माना, तो सबसे ज्यादा तो फायज ईसा साहब ने एतराज किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो पार्टी नहीं है, और वो इसीलिए तो फिर सारी ये डिबेट हुई आगे और पीटीआई को नशिस्तें मिली। लेकिन पीटीआई को ये था कि वो सिंबल ना मिलने के बावजूद वो पार्टी थी और उनको अपनी ही पार्लिमानी पार्टी बनानी चाहिए। अच्छा, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, डू यू थिंक कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी एक कार्ड है? वो आपने कहा ना कि डर गए ईसीपी से, अभी भी इनको डराने के लिए कोई एक कार्ड रह गया उनके पास? वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पीटीआई का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, बैरिस्टर गौहर हमारे कागजों में चेयरमैन नहीं है पीटीआई के, तो ये डू यू थिंक दे स्टिल हैव समथिंग अगेंस्ट पीटीआई जो वो चाहे तो इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तो अभी भी नहीं मान रहे उनके। नहीं, लेकिन यास्मीन असल में अगर आप इलेक्शन एक्ट देखेंगी ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टी तो जब इलेक्शन हो गया तो उसकी हैसियत जो है वो मुख्तलिफ हो गई और जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसने उसकी जगह ले ली। अब ये जो मेंबर जो इलेक्ट हो गए हैं इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है, और पार्लियामेंट्री पार्टी की जो है अपना इस वक्त हेड है इनके कागजों में वो जरताज गुल हैं, और इसको दोबारा भी वो नोटिफाई कर देंगे। तो वो इस वक्त जो मेन पार्टी है उसका कॉन्सेप्ट पीछे रह गया, पार्लिमानी पार्टी विल टेक ओवर। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते। ब्रेक से वापस आके जो भी आपने भी कहा कि इमरान खान ने भी कहा है आज के नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए, उमर अयूब साहब ने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है उसमें ये बात कही है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि कितना एक प्लॉजिबल, एक फीजिबल आइडिया है। नए इलेक्शंस हो भी जाएंगे तब भी उससे कैसे बेहतरी आएगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो अभी आपने भी अपने कमेंट में बताया, आज प्रेस टॉक भी आई है उमर अयूब साहब की, वो कहते हैं कि जी नए इलेक्शंस की तैयारी जो है वो कौम को करनी चाहिए। एक तो अगेन फिर वही सवाल आ जाता है कि क्यों लग रहा है उनको कि नया इलेक्शन या उस तरह की कोई चीज़ इनिशिएट हो सकती है, एक बात। दूसरा, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा फवाद चौधरी साहब? वो फिर से फॉर्म 45-47 की जंग लग जाएगी, हो सकता है कोई फॉर्म 48 निकल आए। हालात में ऐसी क्या नई चीज़ नज़र आ रही है कि एक नए इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात इसमें ठीक है, मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट नहीं थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है नए इलेक्शनों से पहले नया इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना बहुत अहम है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शनों में जाना तो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि बच्चों वाली बात होगी। तो इसलिए बुनियादी मुतालबा तो पीटीआई का होना चाहिए कि आप पहले नया इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें और उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। नए इलेक्शन तो देखें होने ही होने हैं ना, नए
नए इलेक्शन में आप 4 महीने डिले कर लें, 6 महीने डिले करने से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा जब पावर हाथ से निकलना शुरू हो जाती है तो वो फिर हाथ से निकलना शुरू हो जाती है और उसको वापस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी ये हुकूमत जो है इसके असल में लेजिटिमेसी तो थी नहीं, है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर खड़ी है। और अभी तो सच्ची बात यह है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के नुक्ते नज़र से देखें तो जरदारी और नवाज शरीफ की तो यूटिलिटी कोई नहीं है ना। मुझे आप बताइए ना, शहबाज शरीफ जो है वो क्या मदद कर पा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की, या जरदारी क्या मदद कर पा रहे हैं। द फैक्ट इज कि ये दोनों लोग तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सियासी जनाजे बने हुए हैं जिनको वो कंधों पे उठा के फिर रहे हैं और ये बोझ है उनके ऊपर जो उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। 18 सीटों के ऊपर आपने वज़ीर आज़म बनवा दिया शहबाज शरीफ को, वो अपनी उनका बड़े भाई शाह नवाज शरीफ और मरियम अपनी सीटें इलेक्शन हार गए और जिस तरीके से इलेक्शन बाद में चेंज हुए वो सारा आपने देखा। सो एस्टैब्लिशमेंट के लिए इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। सो आप देखना ये है, रियलाइजेशन हो गई है जो आप बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को खुद भी इस बात का एहसास हो गया। और सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू में आज ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो पीटीआई को और एस्टैब्लिशमेंट को, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेके कहा कि लड़ाने की कोशिश कर रही है और अवाम भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम लड़ेंगे भी नहीं। तो एक तासुर ओवरऑल ये गया है कि शायद कहीं पे बर्फ पिघल रही है, कोई बैक चैनल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए और वो फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा सेंसिबल स्टेटमेंट था आज इस लिहाज से। और हम क्यों लड़ें जी, यहाँ पे देखो ना 2-3 एक तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, दूसरी बात यह है कि ये बाहर बैठे हुए कुछ अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि फ़ौज और अवाम आपस में लड़ जाएं। देखें ना, ये तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी है वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव योर आर्मी इन योर कंट्री यू विल हैव अनदर आर्मी इन योर कंट्री। तो ये तो नहीं हो सकता। फौज तो आपका इदारा है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इदारा है। हम और दूसरी यकीन देखें, हम लोग तो पॉलिटिशियन है, हम तो बंदूकें उठा के पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। हमें तो एक पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अगर ये जिस तरह से हो रहा है 2-2.25 साल से, आप एक ट्वीट करते हैं आप पे पर्चे हो जाते हैं। 48 इस वक्त जो है वो मैं उन केसेस का सामना कर रहा हूँ। खान साहब के ऊपर तो 150 से ऊपर केसेस हैं, बाकी भी सारे हमारे दोस्त जो हैं उनके ऊपर जिस तरह से केसेस हो रहे हैं। सो यस, दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक पीटीआई में, एस्टैब्लिशमेंट में, बल्कि मैं तो समझता हूँ इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो, एंगेजमेंट हो और हम अपनी सियासत के कुछ असूल तय करके उसके मुताबिक आगे चल सकें। क्योंकि ये फियर भी नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में आएगी तो वो आके अपने मुखालिफिन से बदले लेगी या करेगी। इसको भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको इन फियर्स को भी दूर करना पीटीआई का फर्ज है। वैसे तो अब जुडिशरी जितनी तगड़ी हो गई है, जितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, किसी को ये फिक्र होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल। अच्छा, आपने बात की ना कि पॉलिटिशियंस हैं, हम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते बंदूक लेकर। प्रैक्टिकली तो जाहिर है नहीं चढ़े पहाड़ों पर बंदूक लेके, लेकिन बयानी के हद तक तो मैं समझती हूँ बंदूक लेके खान साहब तो चढ़े पहाड़ के ऊपर। आपको लगता है उस पहाड़ से बंदूक छोड़कर नीचे आना इतना आसान होगा? अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सवाल पूछ लूँ, आपके ख्याल में इस वक्त लड़ाई है किस चीज़ की? इक़्तिदार की है, इख्तियार की है? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये तो एक कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में इशू है। पहली बात तो यह है कि देखें, एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है 52 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान जंगें लड़ रहा था वेस्ट की, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे कोरियन वॉर हो, चाहे अफगान वॉर्स हो। उसके बाद यूएसएसआर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान इस खित्ते में एक बहुत मरकज़ी किरदार का हामिल था। तो हमें पैसे आ रहे थे, हम जंगें लड़ रहे थे और फ़ौज हमारी कमाऊ पूत थी। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद इस रीजन में जो इंटरेस्ट्स हैं वो चेंज हो गए हैं और फ़िलहाल कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट इस खित्ते से वाबस्ता नहीं रहा, जिसकी वजह से जो फ़ौज का एक ट्रेडिशनल रोल था वो कम हो गया है। फ़ौज अब उस तरह से पैसे नहीं कमा सकती और हमें ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि पाकिस्तान को एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक मुल्क बनाना पड़ेगा अगर हमने एक सस्टेनेबल मॉडल जो है वो बनाना है। तो
इसलिए ये एक और ऊपर से जो यूथ का इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक एंट्री हुई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान का वोटर डायनामिक जो है वो चेंज हो गया। सो एक सोशल चेंज जो पाकिस्तान के अंदर आई और एक सिक्योरिटी पैराडाइम की चेंज जो इंटरनेशनली सिनेरियो में हमारे सामने आई, उसकी वजह से फौज का रोल अब तब्दील होना शुरू हो गया है और हो गया है। और उसको अब एक आप समझें कि दरमियान की जो एक प्रॉब्लम्स हैं उससे इस वक्त हम लड़ रहे हैं। सो पीटीआई या इमरान खान, तो देखो ना असल में ताकत क्या है इमरान खान की कि वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास का लीडर है। सो चाहे वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो, वैसे तो अब खैर गरीब से लेके अमीर तक उनके फोल्ड में शामिल हैं, लेकिन मेनली पीटीआई की जो फिलॉसफी है वो लोअर अपर मिडिल क्लास की पार्टी है। और इसीलिए उसको जो हमारे इवन फौज के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, उसको हमारे जो तमाम तनख्वाहदार हैं, लोग हैं, इदारे का रोल उसको कैसे फर्दर डिफाइन या लिमिट करने की जरूरत है, या उसको अगेन बात आती है उसकी एक एक्सप्लेनेशन रखने की जरूरत है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात तो समझ में आती है। ये जो आपने उनकी स्ट्रेंथ गिनवाई है ना, मुझे लगता है उसी बुनियाद के ऊपर खान साहब जो है ना वो बिल्कुल उस हाई हॉर्स के ऊपर है कि मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा। उनसे कहें जी हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ से मौसम का हाल पूछूं, उनसे कहते हैं पीपल्स पार्टी से बात करें, वो कहते हैं इनके पीएमएलएन के सहूलतकार है, मैं बात नहीं करता। बाकी जमातों के वो वैसे ही खिलाफ है, मौलाना के साथ उनकी बात बन नहीं रही है, तो वो तो नहीं उतरने को तैयार अपने हाई हॉर्स से, तो फिर कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी? नहीं अश्विन, माहौल नहीं है ना। माहौल में आपने देखा बड़ी आपने तलखियां पैदा की हैं। इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, जबकि ए क्लास उनकी इंटाइटलमेंट है कि जहाँ पे उनको होना चाहिए। उनकी बेगम को आपने जो है वो जेल में बी क्लास नहीं दिया। फिर जिस तरह इद्दत केस जैसे बेहुदा इल्ज़ामात पे मबनी मुकदमे जो है वो बनाए गए, फिर इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनकी बेगम की करैक्टर असैसिनेशन की गई, पार्टी के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो असल में तो तलखियां है ना, ये जो सारी बातें आपने की हैं ये तो तलखियां हैं, लेकिन तलखियां अगर नीचे आ जाएंगी तो इमरान खान का बयानिया भी जो है वो बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा कंसलेटरी हो जाएगा, ज़्यादा जो है वो आप समझिए कि बातचीत की माहौल। लेकिन माहौल तो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाना है ना, जिनके पास ताकत है। अगेन फिर सवाल वही आ जाता है, आपको तलखियां बढ़ती हुई लग रही है या कम होती हुई लग रही है? अब कल के दिन भी मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है और 144 जो है उसका निफाज कर दिया गया अभी, तो ये तो कल वो जो पर्चों की बात है, गिरफ्तारियों की बात है, नंबर बढ़ जाएगा कल मेरे ख्याल से। तो हाँ नहीं वो तो अभी से बढ़ गया है, बड़े MPs और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन देखिए ना, अल्टीमेटली इंटरेस्ट पाकिस्तान के लोगों का तो यही है कि तलखियां कम हो, और ये तो एक पॉलिटिक्स है जो कि चल रही है। और अब तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए जो भी अक्लमंद लोग हैं ना, आप जो है हम हैं, देखो हम तो सालों से पॉलिटिक्स देख रहे हैं और हम लोग तज्जिया कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब एक दफ़ा ताकत हाथ से निकलना शुरू हो जाए ना, उसको वापस रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। सो इस वक्त जो ताकत है पाकिस्तान में वो हाथ से निकल रही है रेत की तरह, और उसकी शिफ्ट जो है वो अवाम की तरफ हो रही है। सो मेरे ख्याल में अब सबसे अच्छा मौका है कि बातचीत की आगाज़ होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी होना चाहिए, और एक पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा माहौल अगर हुकूमत बनाए, वजह से भी है, क्योंकि देखिए ना हम तो जो कुछ सुनते हैं वो बहुत कम सहाफियों के जरिए सुनते हैं, बाकी उनकी पार्टी के लोग जो मिलते हैं उन्हीं के जरिए सुनते हैं। आपको लगता है कि उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, ये लोग मामलात को चला पा रहे हैं या वहां पर भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं? नहीं वो तो पीटीआई तो अल्लाह तवक्कल चल रही है ना, चला तो कोई भी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि देखो ना, जो 5 लोग हैं जो इस वक्त जिनका ज़्यादा एक्सेस है, उसमें गौहर है, रऊफ़ हसन साहब थे, फिर अपना हामिद खान थे, और शिबली फराज हैं, और उमर अयूब हैं। अब सवाल इनमें उमर अयूब के अलावा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उसकी वजह से तलखियाँ जो हैं ज़्यादा हैं, उनकी वजह से तलखियाँ जो हैं। नहीं, शिबली ने तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो तो सेनेट में ही रहे। तो ये उमर अयूब के अलावा पॉलिटिक्स तो किसी ने भी नहीं की हुई ना, उसकी वजह से एक बयानिए में, उसकी वजह से पॉलिटिक्स में तो बहुत झोल है, और पॉलिटिकल हिकमत अमली तो हमें नज़र ही नहीं आती ना। ये तो एक देखिए पाकिस्तान की जो पावर इक्वेशन है उसमें एक तीसरा प्लेयर एंटर हो गया है जो जुडिशरी है। जुडिशरी को फिक्र ये पड़ गई है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के हमें तो कोई पुलिस और नैब बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे आज़ादी ख़त्म हो जाए जुडिशरी की, और यहाँ पे इनको हम जो है वैसे ट्रीट करें जैसे हम नैब को या पुलिस को ट्रीट करते हैं। उसके खौफ में एक जो आज समझिए कि एक सर्वाइवल की जंग हो गई है जुडिशरी की, जिसकी वजह से मामला यहाँ तब्दील हो गए। अदरवाइज अगर पीटीआई की आप सियासी हिकमत अमली पे जाएं तो फिर तो मामला ज़ाहिर है कि इतना
मुस्बत नहीं था। मुस्बत नहीं है। मुझे ब्रेक लेनी है, सब ब्रेक से वापस आऊंगी। आखिरी सेगमेंट है, उसमें थोड़ा सा आर्टिकल 6 पार्टी पर पाबंदी, ये इस तरह की आवाजें उठती हैं फिर दब जाती हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई कैरेक्टर आप देख रहे हैं, कोई किरदार है, इस पर बात करूंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले सर जो नुकता मैंने छोड़ा था, आर्टिकल 6 लगा देंगे डॉक्टर आरिफ अलवी पे, कासिम सूरी पे और इमरान खान पे, पार्टी को बैन कर देंगे। अच्छा, अतात आरट साहब तो अभी भी बज़िद है, वो कहते हैं बैन नहीं होगी, ब्लैकलिस्ट करेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू डू अवे विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गवर्नमेंट का जो तर्जुमान है वो इतना फर्म मौक़िफ़ लेके आ रहे हैं हमारे सामने, कुछ वज़रा ज़ाहिर है इस पर डाइवर्स ओपिनियन भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, इतनी आराम से ऐसे तो नहीं हो जाएंगी ना, इसको देखना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। आपको लगता है स्टिक करेगी पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ के साथ, मामला वाकई फिलहाल मौखर हो गया या द गवर्नमेंट विल कम बैक टू इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन तो बेचारा ऐसे ही है, उसको तो पता ही कोई नहीं होता चीज़ों का, तो उसकी बयान की तो इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन आई वुड से कि देखिए ना, ये तो एक बड़ा फैसला ये है कि आपने तलखियाँ बढ़ानी है तो फिर आप इधर चले जाएं। लेकिन मुझे आप यशविन ये बताइए कि क्या जब अगला लास्ट इलेक्शन लड़ा था तो क्या पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा था? आंसर इज नो। क्या इमरान खान और पीटीआई में से वोट जो है वो पीटीआई का है या इमरान खान का है? आंसर इज इमरान खान का है। इमरान खान पीटीआई का चेयरमैन है? आंसर इज नो। इमरान खान जो हैं वो पीटीआई के कोई ओहदेदार हैं? आंसर इज नो। तो मुझे आप बताएं कि आप पीटीआई को बैन भी कर देंगे तो इमरान खान की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। और ये जो सारे एमएनए और एमपीएस आए हैं ये तो इंडिपेंडेंट आए हैं इलेक्शन उससे अपना जीत के। तो आप बेसिकली हुकूमत को, मुझे लगता ये है जो भी इनका एडवाइज़र है वो कोई वाइज लोग नहीं है इनके एडवाइज़र, क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन तो ठीक है आप करना चाहते हैं बट फिर डिटेल तो देखें ना। हर आप इसका मतलब आप मुझे बताइए कि पीटीआई को बैन कर देंगे, इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो और पॉपुलर हो रहे हैं। और यही समझ आई है तो आपको लगता है बैकट्रैकिंग शुरू हो गई है या कोई और फैक्टर है कि वो एकदम से, पहले तो लगा था कल ही कुछ कर देंगे लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं? नहीं, और भी फैक्टर्स हैं। आई बिलीव दैट इंटरनेशनल रिस्पांस जो आया है, ख़ुद पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है उसने भी काफ़ी जो है वो मामले को जो है वो पीछे हटाया है। हाँ। और जहाँ तक दूसरी बात आर्टिकल 6 वाली बात है, देखें ना, वो तो आप इमरान खान का क्या मुतालबा है शुरू से? वो कहते हैं साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। हाँ। तो जब आप आर्टिकल 6 खोलेंगे तो फिर साथ ही आपको साइफर में इमरान खान को पहले झूठा साबित करना पड़ेगा ना। तो फिर आपको पूरी तहकीकात जो है उसकी खोलनी पड़ेंगी, वहाँ पे फिर जिरा होगी, वहाँ पे एविडेंस आएगी, वहाँ पे बातें होंगी। तो क्या आपको सूट करता है कि आप इस वक्त ये सारा मामला दोबारा खोल के बैठ जाए? तो ये देखें, मुझे नहीं लगता कि इनके एडवाइजर कोई अक्लमंद लोग हैं। सो आई होप कि इंटरनेशनल भी कहा कि कोई थोड़ा बहुत प्रेशर आया और भी कोई फैक्टर्स है, पीपल्स पार्टी भी कोई इफेक्टिव फैक्टर है या पीपल्स पार्टी बस ऐसे ही? क्योंकि आपने मेरे ख्याल ट्वीट भी किया था, आपने कहा कि पहली बात तो यह है कि जी हाँ वो है, बट यशविन आई हैव टू मतलब से कि जो नून लीग के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर जो संजीदा लोग हैं जिन्होंने इस फैसले से डिफर किया, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और जिन लोगों ने भी किया है, अब मतलब उनके नाम शायद लेना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो अपनी पार्टी में शायद उनके लिए वो अच्छा ना हो या उनकी लीडरशिप और माइंड कर जाए, बट फैक्ट इज़ कि पीपल्स पार्टी और नून के जो बड़े तगड़े लोग हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर अपनी ओपिनियन दी है और उन्होंने कहा है कि ये गलत फैसला होगा अगर हम इस तरह गए और जरदारी और नवाज शरीफ को पीछे हटना पड़ा है अपनी सोच से। तो आई मस्ट से दिस इज अगेन एक और स्टेप है जो बताता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम हो रही है, जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये जुर्रत पैदा हो कि वो अपने लीडर से इख्तिलाफ कर सकें। हाँ। ये वो एक जमहूरी कल्चर है जिसकी तरफ पाकिस्तान ने बढ़ना। अच्छा, हाउ डू यू एनालाइज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं इस वक्त? उसको एक तो ये कि ये भी कयासराइयां की जा रही हैं कि शायद पार्टी के अपने अंदर रिफ्ट है, पीएमएलएन में बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब की तो पुरानी स्पेकुलेशन रहती है कि कोई मामला है। अब जरदारी साहब बिलावल साहब भी जो है उनका भी यही मामला जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। एक तो जरा इस पे जरूर इस फैक्टर के ऊपर कमेंट करें कि डू यू थिंक कि वहां पर कोई प्रॉब्लम है और फिर इन दोनों पार्टीज का आपस में जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, पहले तो नून लीग की अपने तो भी एक इंटरेस्टिंग मैं खबर पढ़ रहा था कि हमजा शहबाज को पंजाब में फैसिलिटेशन एक डिपार्टमेंट बना के तो उनके साथ 5 लोग और जोड़े जा रहे हैं और वो एक पैरेलल चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट स्टेट गेस्ट हाउस में बनाया जा रहा है। तो इससे आप और आपको मालूम ही है कि जब से मरियम चीफ मिनिस्टर बनी है हमजा साहब की तो कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई है। इसी तरह से शहबाज शरीफ ने कभी पंजाब का दौरा नहीं किया। तो वो मी और नून और शीन का जो फैक्टर शेख रशीद साहब बात करते
हैं वो तो काफ़ी विजिबल है पंजाब की नून लीग की पर्सपेक्टिव में। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने देखे बड़ी गलती की। अगर मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से सोचूं या उनको एडवाइस कर रहा हूं तो मुझे देखिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की कि जब 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे थे, पीटीआई नंबर 1 थी लेकिन नंबर 2 पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने फॉर्म 47 में गड़बड़ करने की इजाजत दे के अपनी पोजीशन नंबर 2 करा ली। आप अंदाजा लगाए ना कि इतने मुश्किल हालात में अगर पीटीआई प्राइम मिनिस्टर हो जाता और लीडर ऑफ अपोजिशन बिलावल भुट्टो होते तो ये एक पीपल्स पार्टी के पास चांस था एक इमरजेंस का, वो एक दोबारा री इमर्ज हो जाते हैं पाकिस्तान में नेशनल पार्टी के तौर के ऊपर। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई है, नून लीग के साथ अपने आप को अलाइन करके हमने उसका नुकसान उठाया। लेकिन सर जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि कैसा अच्छा नुकसान है कि आपने अपना सदर बना लिया, आपने अपने 2 गवर्नर लगवा लिए, सारे आईनी ओहदे आपने अपने पास रख लिए, बाइख्तियार आप हो गए, कौन सा नुकसान हुआ आपका? नहीं, एक्चुअली नुकसान तो बहुत हुआ ना। देखिए कुर्सी जो है ना वो आपको पावर जो है ना वो तो आप कुर्सी पे तो आ जाते हैं लेकिन आपका इख्तियार, आपको रेलिवेंस आपकी अपने इख्तियार से होती है। अब आप देखें ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों रेलिवेंट नहीं है। पाकिस्तान में कौन रेलिवेंट है? पाकिस्तान में आर्मी चीफ रेलिवेंट है, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस रेलिवेंट है, पाकिस्तान में इमरान खान रेलिवेंट है। सो सारी पॉलिटिक्स या सारा जो मीडिया होता है और ये सारा पाकिस्तान में जो आप डिसीजन मेकिंग के लिए देखते हैं, आप इन तीनों को देख रहे होते हैं। और शहबाज शरीफ और जरदारी जो पाकिस्तान के आइन के ढांचे के मुताबिक पाकिस्तान के असल जो हैं वो सरबराह है, उनको कोई देख ही नहीं रहा होता। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी रेलिवेंस नहीं है। सो पॉलिटिक्स में रेलिवेंस इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द कुर्सी। चलिए अच्छा, बिल्कुल महदूद जरूर आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ कि ये जो कुछ दिन पहले बात चलना शुरू हुई थी, पीटीआई ने गोके उसको डिनाई कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात सर उठाती है कि असेंबलियों से मुस्ताफी हो जाए। एक दफा मुस्ताफी हुए थे, कैसा फैसला था, किसके कहने पे किया, थोड़ा सा ये भी बताइए। यू वर पार्ट ऑफ द पार्टी एट दैट टाइम। वही चीज रिपीट करनी चाहिए आज या ये गलती होगी सियासी? ठीक है, अब तो खैर देखे ना, रिजाइन तो आपने करना ही करना है ना। जब आप नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने असेंबलियों से तो बाहर आना ही है। तो और केपी असेंबली तोड़ेंगे तो नए इलेक्शन होंगे ना, वरना कैसे होंगे? तो वो तो जाहिर है अभी टाइमिंग जो है वो माजी में थोड़ी थी ना फवाद, क्या हुआ था? इलेक्शन तो नहीं हुए थे वक्त के अंदर फिर तो देखें उससे नहीं इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन देखिए कि उस फैसले ने पीटीआई को आज जो मुकाम दिया है वो उन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है। अगर आप आज हमने जो जीबी में और कश्मीर जहाँ पे नहीं तोड़ी थी वहाँ पे देखें पार्टी का क्या असर हुआ। चले लेट्स सी कि जब खान साहब वंस ही इज आउट तो फिर जो आपका मामला है पार्टी के हवाले से, उसके हवाले से वो क्या फैसला करते हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, वरना आपसे मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया फवाद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।